गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ेंगे आज सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से मैं आपको कुछ तरीके जो है इसके मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें आप पढ़ चुके हैं। जो लास्ट पॉइंट आपने पढ़ा था वो था सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग, ये पढ़ चुके हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों के पारिश्रमिक से अभिप्राय क्या है? एक कर्मचारी के द्वारा उसको जो भी कार्य वो निष्पादित करता है, जो कार्य का वो कर रहा है, उसके बदले में जो उसको प्रतिफल दिया जाता है वह उसका पारिश्रमिक कहलाता है। ठीक है, ये जो पारिश्रमिक है वो उसको मजदूरी के रूप में, वेतन के रूप में या विभिन्न प्रकार की वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणाओं के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, जब ये इनको प्रदान किया जाता है, जो भी प्रतिफल प्रदान किया जाता है, उसके पहले ये निर्धारित किया जाता है, प्रतिफल देने से पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्रतिफल दिया जा रहा है वह कैसा है, तर्कसंगत है और न्यायपूर्ण है। तो अब ये इसका अभिप्राय क्या है? देखो, जो प्रतिफल हमको मिल रहा है, प्रतिफल का अभिप्राय तो हमको समझ में आ गया कि प्रतिफल उसको कहते हैं जो आप कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बदले में जो आपको धन की प्राप्ति हो रही है, वेतन और किसके रूप में, मजदूरी के रूप में या वित्तीय या अवित्तीय प्रेरणाओं के रूप में, वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है पारिश्रमिक। ठीक है, अब बात हम इसमें करें कि जो वित्तीय प्रेरणा क्या है और अवित्तीय प्रेरणा क्या है। वेतन और मजदूरी हमको समझ में आया, लेकिन वित्तीय प्रेरणाएं वे होती हैं जो वित्त संबंधी होती हैं, अर्थात इसके अंदर वित्त शामिल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं ग्रेचुइटी का देना, या जैसे हम कह सकते हैं पेंशन का देना, जैसे कह सकते हैं लाभों को प्रदान करना, ये इसमें शामिल होती हैं। तो ये सब हैं वित्तीय प्रेरणाएं। दूसरी अवित्तीय प्रेरणाएं होती हैं जिसके अंदर वित्त शामिल नहीं किया जाता है। अभिप्राय क्या है? इसमें वित्त अगर शामिल नहीं है तो ये प्रेरणा कैसे है? इसमें प्रशंसा है, शाबाशी है, यानी एक कर्मचारी के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके कार्य को प्रशंसा के माध्यम से, उसकी शाबाशी के माध्यम से या उसको सम्मानित करके उसे और एप्रिशिएट किया जा सकता है। ये कहलाती हैं अवित्तीय प्रेरणाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें ही, तो ये बात इसमें हमने करी थी कर्मचारियों के पारिश्रमिक की। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार से एक कर्मचारी को उसके द्वारा जो भी कार्य का निष्पादन किया जाता है उसके बदले में इस तरह से उसको मजदूरी, वेतन के रूप में, वित्तीय या अवित्तीय प्रेरणाओं के रूप में धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब बात हम करें इसमें केंद्रीयकरण की। जो ये अगला प्रिंसिपल है वो हमारा क्या है? केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण क्या है? फ्यूल के अनुसार किसी भी वातावरण के में किसी भी संगठन में जो अधिकार के केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण के बीच आवश्यक सामंजस्य होना चाहिए। किसके मध्य? एक तो बात करी इसने जो संगठन है उसमें, संगठन में जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं उनको जो अधिकार मिले हैं, यानी निर्णय लेने की जो उनको क्षमता दी गई है, वो केंद्रीकृत होने चाहिए या विकेंद्रीकरण, या उनके बीच में सामंजस्य, दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये हम आगे बताऊंगी मैं इसमें। ये सामंजस्य संगठन के आकार एवं प्रबंध की प्रणाली पर निर्भर करता है। अब प्रबंध का आकार यदि छोटा है, कैसा है? बहुत छोटा है प्रबंध, छोटा होने पर जो केंद्रीयकरण प्रणाली है इसको अपनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों की संख्या कम होगी और कार्यभार, मतलब ये जो हम कह सकते हैं कि जो पद हैं वो कम होंगे। पद कम होंगे तो एक ही व्यक्ति के पास में बहुत से अधिकार हो सकते हैं और उसके द्वारा सारे कर्मचारियों को क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अगर संगठन का आकार बहुत बड़ा है तो अधिकार सब बड़े होने के कारण, देखो काम की मात्रा ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा होंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपने अधिकारों को बांटना पड़ेगा। तो यहाँ विकेंद्रीकरण को अपनाया जा सकता है। लेकिन बड़े बड़े आकार के संगठनों में आज ये देखा जाता है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों ही व्यवस्थाओं को अपनाया जाता है। बड़े संगठन, जैसे हमको बुक में दिया गया है, जैसे बड़े संगठनों में अधिकार का विकेंद्रीकरण अधिक उपयुक्त होता है, छोटे संगठनों में अधिकारों का केंद्रीकरण अधिक उपयुक्त होता है। बड़े संगठन अधिकारों का केंद्रीकरण का निर्णय लेते समय संगठन के व्यापक हितों, कर्मचारियों की भावनाओं, कार्य की प्रगति आदि बातों पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे प्रबंधक
के प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर उचित अधिकारों का भारार्पण किया जा सके, यानी उनको सौंपा जा सके। भारार्पण का मतलब होता है अधिकारों का सौंपा जाना, कि उच्च अधिकारी अपने अधिकारों में से कुछ अधिकार अपने अधीनस्थ को सौंपता है, वो भारार्पण करना कहलाता है। तो जिस प्रकार का संगठन का आकार है उसके अनुसार ही केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, ये दोनों ही व्यवस्थाओं को अपनाया जाता है। ये नेक्स्ट हमारा सिद्धांत आता है। आगे जो सिद्धांत दिया है ये पदाधिकारियों की संपर्क की कड़ी है। पदाधिकारियों की संपर्क की कड़ी मतलब ये हो गया, जैसे हमको यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, ये है उच्च स्तर का प्रबंधक, ये इनके अधीनस्थ है, ये इसके अधीन है, ये इसके अधीन है, यानी ए के अधीन बी, बी के अधीन सी और सी के अधीन डी, डी के अधीन एफ है, ई के अधीन एफ और एफ के अधीन जी है, इस तरह से। और ये समान स्तर पर हैं, बी और एल समान स्तर पर, सी और एम समान स्तर पर हैं। ये समान स्तर के हैं जो एक दूसरे के सामने आमने हैं, लेकिन जो एक दूसरे के अधीन है वो उनके निम्न स्तर, नीचे स्तर पर काम करते हैं। यानी कि कोई आदेश ऊपर से अगर आएगा तो यहाँ से आएगा ए से, और वो आदेश किसको सौंपा जाएगा, या तो ए किसको सौंपेगा, बी को या एल को। कुछ कामों को वो यहाँ सौंपेगा, कुछ आदेश यहाँ देगा। अब यहाँ से जो आदेश आया वही आदेश कहाँ जाएगा, इसके पास पहुँचेगा। यानी कि वो अपने से ठीक ऊपर वाला जो अधिकारी है वो आदेश देता है और अधीनस्थ उस आदेश को ग्रहण करता है। इसमें क्या है, इसकी एक बहुत बड़ी जो एक हम कहें कि जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें प्रत्येक कर्मचारी को अपने अधिकारी की जानकारी होती है कि उसके ऊपर जो अधिकारी है वो कौन है, वो उसको जो आदेश देगा उसको किससे प्राप्त करने हैं, और अपने कार्य की क्रियान्वित करने के पश्चात रिपोर्ट उसे किसे पेश करनी है, इसकी उसको पूर्व में ही जानकारी होती है। उसे बार बार किसी भी प्रकार से अपने से ऊपर वाले अधिकारी के लिए जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो डायग्राम है ये यही समझाता है कि यहाँ उच्च स्तर पर अधिकारी कौन है, उसके अधीन कौन काम कर रहा है और उसे किसको रिपोर्ट पेश करनी है। तो ठीक है, इस तरह से ही इसकी एक और बात हम करते हैं कि अगर ए को एफ तक कोई सूचना पहुँचानी है तो इसकी एक बड़ी सारी श्रृंखला है, उससे होकर के ये आदेश यहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे ए ने आदेश किसको डायरेक्ट नहीं देगा एफ को, बल्कि ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, डी ई को आदेश प्रदान करेगा। इस तरह से बहुत सारे समय में, यानी समय की मात्रा यहाँ ज़्यादा होगी और ज़्यादा समय में ये आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, अगर ये अपने काम की रिपोर्ट भी पेश करता है और इसको रिपोर्ट यहाँ तक पहुँचानी है तो ये डायरेक्टली ए को अपना जो भी इसने कार्य का निष्पादन किया है उसको नहीं पहुँचाएगा, बल्कि क्या करेगा, ये यहाँ से जैसे एफ है वो ई को, और ई डी को, डी सी को, सी बी को, इस तरह से ए तक वो कार्य के निष्पादन की रिपोर्ट को पहुँचाया जाएगा। तो इस तरह से इसमें समय ज़्यादा लगता है। लेकिन इसमें एक बात और भी कही गई है कि अगर बहुत समय कम है और सूचना तेज़ी से पहुंचानी है तो सीधे भी ए एफ से संपर्क कर सकता है और एफ ए से संपर्क कर सकता है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें, उच्चतम अधिकारियों से लेकर नीचे के अधिकारियों के बीच संपर्क रूपी एक कड़ी रहनी चाहिए। संदेश वाहन द्वारा इस कड़ी के द्वारा होना चाहिए। संदेश जो है वो कैसे जाएगा, इस कड़ी के रूप में जाएगा। इस कड़ी को चित्र में हमें दर्शाया गया है। तो ये इसमें यही बताया गया है। इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है व्यवस्था का। व्यवस्था क्या है, प्रत्येक वस्तु अपने निश्चित स्थान पर होनी चाहिए, या प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित स्थान होना चाहिए ताकि वो सही उस व्यक्ति को जो कि उस स्थान पर उपलब्ध है उसको वो संसाधन उस सही स्थान पर प्राप्त हो सके और वह अपने कार्य को ठीक से मतलब निष्पादित कर सके। तो देखो, व्यवस्था का तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान, प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर हो तथा सही व्यक्ति सही स्थान पर होना चाहिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि उचित कार्य उचित व्यक्तियों को सौंपा जाए, कार्य का उचित ढंग से निष्पादन हो, निष्पादन उचित नियंत्रण में हो, जिससे संगठन में कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके। अब हम बात इसमें ये भी कर सकते हैं, क्यों होना चाहिए ऐसा कि प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर होनी चाहिए, समय पर भी होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि यदि वस्तु अपने स्थान पर नहीं होगी या व्यक्ति अपने स्थान पर नहीं होगा तो कार्य का निष्पादन नहीं होगा, संसाधनों का दुरुपयोग होगा,
तो संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर होने चाहिए। जब व्यक्ति और वस्तु अपने अपने स्थान पर होगी तो कार्य में क्या होगी? वृद्धि होगी, है ना, क्योंकि निष्पादन सही समय पर होगा और साधनों का दुरुपयोग नहीं होगा। साधनों में समय भी शामिल होता है, तो समय जैसे साधन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब समय जैसे साधन का दुरुपयोग नहीं होगा तो कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है समता। समता का मतलब है, यहाँ दिया है, न्याय और दयालुता का मिश्रण, दोनों का मिक्सचर है ये। समता का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को समभाव से देखा जाए, अपना जैसा समझना, कि अगर उसके स्थान पर, उस कर्मचारी के स्थान पर जिसको आप आदेश दे रहे हैं उसके स्थान पर आप होते तो क्या वह ये काम कर पाता? क्या आप वो काम कर पाते? अगर आप कर सकते हैं तो दूसरा भी कर सकता है। तो अपने जैसा दूसरों को समझना यहाँ समता का सिद्धांत कहलाता है। इसमें पारिश्रमिक और दंड की व्यवस्था में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे कर्मचारियों में संगठन के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है। यदि भेदभाव होगा तो निष्ठा नहीं होगी, विरोध होगा, झगड़े होंगे। तो झगड़ों को बचाने के लिए, विरोध को कम करने के लिए क्या ज़रूरी है? तो इनके लिए समता का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, यानी जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वे कर्मचारी एक निर्धारित समय तक, एक लंबी अवधि तक वहाँ पर कार्य करें या निर्धारित अवधि तक वहाँ कार्य करें। ऐसा नहीं है कि हर बार आप नए नए कर्मचारियों की नियुक्ति करें, क्योंकि इसका लाभ नहीं होता, इसकी हानि होती है बार बार कर्मचारी नियुक्तिकरण से। क्यों होती है? क्योंकि जब भी कोई नया कर्मचारी आएगा उसको नए सिरे से सिखाना पड़ेगा, नए सिरे से सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, उससे समय भी लगेगा और उसका जो है ज़्यादा लाभ भी नहीं मिलेगा। अगर पुराना ही कर्मचारी है तो उसको नई नई चीज़ों को सिखाना और नए क्षेत्रों में उसको शामिल करना सरल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही उस संगठन के माहौल से क्या होता है? परिचित होता है। तो देखिए यहाँ दिया गया है, इस सिद्धांत के अनुसार एक कार्य पर कर्मचारी की नियुक्ति कम से कम एक निश्चित समय के लिए अवश्य की जाए। इसका एक लाभ यह होता है कि कर्मचारी अपने कार्य की प्रकृति, कार्य करने की परिस्थिति आदि में भली भांति परिचित हो जाता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। कर्मचारियों के अधिक आवागमन से कर्मचारी अपने कार्य के बीच उचित सामंजस्य पैदा नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कर्मचारी भी आपस में सामंजस्य नहीं करेंगे, जब नया कर्मचारी आएगा तो वो नया आने वाला भी नहीं कर पाएगा, उसको भी समय लगेगा, तो उससे कार्यक्षमता घटती है। तो कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए कर्मचारी को कार्यकाल कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेरणा का। प्रेरणा क्या कहती है? देखो, इसमें कर्मचारियों को अनुशासन, मतलब अधिकार और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थों को किसी कार्य में पहल करने के लिए प्रेरित करें। अनुशासित भी रखें, अधिकार भी दें, लेकिन उसके साथ साथ उनको पहल करने के लिए प्रेरित भी करें कि वो किसी कार्य को आगे बढ़ कर के स्वयं करें। ऐसे उनके अंदर उनको काम करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। इससे न केवल नए विचारों का सृजन होगा बल्कि अधीनस्थों में संतुष्टि का भावना भी पनपती है। अगर कर्मचारियों के द्वारा दिए गए सुझावों को जिन अधिकारियों के द्वारा अपनाया जाता है तो कर्मचारी संतुष्ट होंगे, ठीक है, और वो उनका विरोध भी नहीं करेंगे। दोनों बातें इसमें लाभदायक होती हैं कि न तो कर्मचारी उनका विरोध करेंगे, जो कि क्योंकि वो खुद उन प्रेरणाओं में शामिल है, मतलब उन सुझावों में शामिल हैं, और ना ही विरोध नहीं करेंगे तो वो काम को भी सही समय पर पूर्ण करेंगे। अब लास्ट जो टॉपिक रह जाता है सहयोग की भावना। ये क्या कहता है? संगठन में की सफलता में जितने के लिए क्या ज़रूरी है? संगठन की सफलता के लिए जितने भी कर्मचारी वहाँ क्या काम कर रहे हैं उनमें आपस में क्या हो, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। अगर ऐसी भावना नहीं होगी तो वो एक दूसरे का विरोध करेंगे और जो कि संगठन के लिए हितकर नहीं होगा। यह सिद्धांत एकता ही ये शक्ति है पर आधारित है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रबंधक के ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि कर्मचारियों में परस्पर विश्वास एवं सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाए। प्रबंध के सिद्धांतों की उपरोक्त सूची अंतिम नहीं है,
फ्योल ने इन 14 सिद्धांतों को उदाहरणीय बताया है। इसमें आवश्यकता के अनुसार संकुचन और विस्तार की संभावनाएं हैं। प्रबंध के क्षेत्र में टेलर, कुंटज ओडोनल, हेरी, उर्वेक आदि प्रबंधक, विचारकों व चिंतकों ने भी कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो ये थे हमारे 14 सिद्धांत। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे प्रबंध विकास में हेनरी फ्योल का योगदान, ये हमारा अगला टॉपिक है जो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।